हमारे पिछले वीडियो क्लिप को देख रहे होंगे तो आप अवगत होंगे कि इस समय हम चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हमने पिछले के वीडियो क्लिप में किसी लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व तथा किसी कुंडली में संचित स्थिति ऊर्जा के विषय में देख लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेरकों या कुंडलियों का संयोजन और इस संयोजन में पहला संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा संयोजन है समांतर क्रम संयोजन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, इसमें पहला है इंडक्टर इन सीरीज। श्रेणी क्रम में कुंडली अगर जुड़ी है तो उसका समतुल्य स्वप्रेरकत्व या समतुल्य स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा। तो ये कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके पहले हम जब विद्युत क्षेत्र में परिपथ पढ़ रहे थे तो उसमें प्रतिरोधकों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को देखा था। आगे जब हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे तो संयोजन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस को देखे थे। और आज हम देखने जा रहे हैं कुंडलियों का संयोजन। तो तीनों संयोजन में दो प्रकार के संयोजन थे, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। तो यदि रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में आप श्रेणी क्रम संयोजन को समझ रहे होंगे तो यहां पर इंडक्टर कुंडली के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन को आसानी से समझ सकते हैं। और समांतर क्रम संयोजन जिस तरह से रेजिस्टेंस में हम देख रहे थे उसी तरह से कुंडली में भी देखेंगे। तो यदि आपको रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम संयोजन, रेजिस्टेंस इन सीरीज समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम उसको भी हल्के से लेते हुए चलेंगे। तो आइए हम कुंडली का श्रेणी क्रम संयोजन देते हैं इंडक्टर इन सीरीज। तो वहां पर जब हम प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन को देख रहे थे तो हमने कहा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा नियत होती है, धारा कांस्टेंट होती है। हर प्रतिरोधक में, हर रेजिस्टेंस में धारा का मान कांस्टेंट होता है। तो यहां पर भी धारा का मान क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जो धारा आई इस पहले कुंडली L1 में चलेगी वही धारा आई इस दूसरे कुंडली L2 में चलेगी। और विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस जिस तरह से रेजिस्टेंस में अलग अलग हुआ करता था उसी तरह से यहां इंडक्टर में भी अलग अलग होगा। तो वहां की चीजें यहां पर अप्लाई होगी कुछ बदले हुए रूप में। तो यहां से अगर धारा आई चल रही और इस धारा आई के चलने के कारण इस कुंडली के अक्ष के परितः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और हर लूप से संबद्ध कुछ चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो प्रत्येक लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, फिर संपूर्ण लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स पहले कुंडली के लिए, दूसरी कुंडली के लिए प्रत्येक लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स और संपूर्ण लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अगर दोनों कुंडलियों को जोड़े तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो हमारा संपूर्ण दोनों कुंडलियों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकल के आएगा। तो इसी सिद्धांत का हम उपयोग करेंगे कि पहले प्रथम कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को देखेंगे, फिर द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को देखेंगे और दोनों कुंडलियों के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम ऐड करके संपूर्ण समतुल्य चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कि चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा
आई दोनों ही कुंडलियों में एक समान होगी, यानी इसमें धारा आई चल रही थी, इसमें भी धारा आई चलेगी। और हम जानते हैं कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स उसकी धारा के अनुपाती होता है, या जितनी धारा बहेगी उसी के अनुपात में इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो हम यदि पहले कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को देखें तो हम लिख देंगे कि प्रथम कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्रथम कुंडली के लिए हम सफिक्स φ1 लिख देते हैं, φ1 इक्वल टू, यहां पर हमको बी ए इन सब पचड़े में नहीं पढ़ना है कि बी कितना होगा, ए कितना होगा, बी और ए का गुणा करेंगे तब हमको फाई मिलेगा। यहां पर हम एक और चीज पढ़ लें कि ये जो फाई होता है वो एल और आई के गुणनफल के बराबर होता है। तो प्रथम कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम देख रहे हैं तो उसको φ1 लिख देंगे, और प्रथम कुंडली का इंडक्टेंस स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरण गुणांक लिखेंगे तो φ1 इक्वल टू लिखेंगे L1 इंटू आई, ये आई धारा इसमें चल रही है। और इसी तरह से द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या लिखेंगे, द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो φ2 लिख देंगे उसको, द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है तो φ2 इक्वल द्वितीय कुंडली का इंडक्टेंस, द्वितीय कुंडली का स्वप्रेरकत्व L2, और उसमें भी धारा आई चल रही, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं श्रेणी क्रम में संयोजन में सभी कुंडलियों के बीच धारा का मान सेम होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तो आई अगर यहां चल रही थी यहीं पर यहां पर भी आई चलेगी, तो दोनों ही कुंडलियों में धारा का मान आई है तो पहली कुंडली के लिए φ1 इक्वल टू L1 इंटू आई और दूसरी कुंडली के लिए φ2 इक्वल टू L2 इंटू आई। अब संपूर्ण फ्लक्स कितना हो जाएगा दोनों कुंडलियों के लिए, हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, दोनों कुंडलियों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स अब इस दोनों कुंडलियों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स दोनों को जोड़ेंगे और मान लेते हैं कि वो क्या हो जाता है, फाई हो जाता है अलग से, संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स जिसको कहेंगे क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू पहले कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 प्लस दूसरे कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2, और φ1 और φ2 का मान हमारे पास यहां है तो लिख देंगे इंप्लाई दैट phi इक्वल टू L1 इंटू आई प्लस L2 इंटू आई कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, phi इक्वल टू L1 प्लस L2 इंटू आई। अब जैसे हम रेजिस्टेंस पे किया करते थे कि दोनों ही प्रतिरोधों को एक मान लिया करते थे, चलो इन दोनों की जगह पर हम कोई एक कुंडली रख दें, इन दोनों के जगह पर कोई ऐसी कुंडली रख दें जिसका प्रभाव इन दोनों कुंडलियों के बराबर हो जाए। तो
जब एक कुंडली रखेंगे तो उसका अलग से एक इंडक्टेंस होगा, अलग से एक यल होगा। तो दोनों कुंडलियों से युक्त या दोनों कुंडलियों के स्थान पर अगर एक कुंडली रख दें और उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, तो वो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू दोनों कुंडलियों के स्थान पर एक कुंडली रखी गई जिसका प्रेरकत्व एल है, एल और इंटू आई। इस बॉक्स में दोनों कुंडली को हम बंद कर दिए। हमको नहीं मालूम है कि इसका इंडक्टेंस कितना है, तो हम उसके इंडक्टेंस को यल मान ले रहे हैं और धारा चूंकि एक ही बहेगी आई, तो एल इंटू आई कर लेंगे और दोनों कुंडलियों से जो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वही चुंबकीय फ्लक्स पूरे एक कुंडली में प्रोवाइड होगी। तो उसके लिए अगर हम फाई लिखें तो फाई इक्वल टू लिख देंगे एल इंटू आई। तो यहां से क्या हो जाएगा कि यदि दोनों कुंडलियों के स्थान पर एक समतुल्य कुंडली समतुल्य कुंडली का मतलब कि दोनों का जो काम करे, दोनों के बराबर काम करे, समतुल्य कुंडली जिसका प्रेरकत्व एल हो, तो इस कुंडली से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, और इन दोनों कुंडलियों की जगह पर एक कुंडली रखा गया है, तो इन दोनों कुंडलियों से जितना संपूर्ण फ्लक्स गुजरेगा वही फ्लक्स इस सिंगल कुंडली से गुजरेगा। संपूर्ण फ्लक्स फाई होगा और ये फाई जो होगा वो इस कुंडली के इंडक्टेंस एल और आई के गुणनफल के बराबर होगा। तो यही फाई बराबर एल आई यहां रख लेते हैं। क्या हो जाता है हमारे पास, या आगे इधर लिखते हैं, यहीं पर लिखते हैं, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, फाई की जगह लिख देंगे एल आई इक्वल टू L1 प्लस L2 इंटू आई। और इसको देखने से क्या लगा, ये L बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2, आई से मर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहां से बचेगा L बराबर L1 प्लस L2। ये हमारा हो गया। सीरीज में अगर दो इंडक्टर हैं, श्रेणी क्रम में दो इंडक्टर हैं, तो उनका समतुल्य प्रेरकत्व L उनके अलग अलग प्रेरकत्व L1 और L2 के योग के बराबर होगा। यदि दो कुंडली श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है तो उनका समतुल्य इंडक्टेंस, समतुल्य प्रेरकत्व उनके अलग अलग प्रेरकत्व के योग के बराबर हो जाएगा। यानी सीधे से कहना कि अगर दो कुंडली श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है तो उनके प्रेरकत्व को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो हमको समतुल्य प्रेरकत्व मिलकर के आएगा। यदि दो कुंडली श्रेणी क्रम में जुड़ी है जुड़ी हो तो उनका समतुल्य प्रेरकत्व उनके अलग अलग प्रेरकत्व के योग के बराबर होगा। ठीक,
ये हमारा निष्कर्ष निकल के आया कि दो कुंडली यदि श्रेणी क्रम में जुड़ी है तो उनका समतुल्य प्रेरकत्व तो उनके अलग अलग प्रेरकत्व के योग के बराबर होगा। सीधा सा सवाल, 2 हेनरी एवं 4 हेनरी के दो कुंडली एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका समतुल्य प्रेरकत्व तो क्या होगा? कहेंगे 2 + 4 = 6। सीधा सीधा प्रेरकत्व तो क्या करेंगे? डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब ढेर सारी कुंडलियां हैं, सबका प्रेरकत्व सेम है। 10 हेनरी की 5 कुंडलियां एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तो प्रेरकत्व 10 + 10 + 10 + 10 + 10 5 बार, तो क्या हो गया? 50 हो गया। या सीधा 5 कुंडली हैं, सबका प्रेरकत्व 10 हेनरी है, सीधे 5 में 10 से गुणा करके हम निकाल लेंगे समतुल्य प्रेरकत्व। तो यदि इसको लिखेंगे, यदि n कुंडली यदि n कुंडली जिनके प्रेरकत्व एक समान है और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका समतुल्य प्रेरकत्व n × l हो जाएगा। तो क्या कुंडलियों की संख्या n, कुंडलियों की संख्या n तथा प्रत्येक कुंडली का प्रेरकत्व L, तो समतुल्य प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में जुड़ने पर समतुल्य प्रेरकत्व L' = N × L। ये इस तरह से आप करेंगे तो ये हमारा आ गया श्रेणी क्रम संयोजन में कुंडली जुड़ी हुई है तो उनका समतुल्य प्रेरकत्व L = L1 + L2 या n प्रेरकत्व हो तो L = L1 + L2 + L3 Ln कर लेंगे। तो ये हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए कुंडलियों के समतुल्य प्रेरकत्व से संबंधित फार्मूला रहा, इसको हम देखेंगे आगे। हमारा दूसरा जो कॉम्बिनेशन है, दूसरा जो संयोजन है वो है समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें हम जैसे इसके पहले हम 2 कुंडली को लिए थे और दोनों कुंडलियों में चुंबकीय फ्लक्स अलग अलग था, तो चुंबकीय फ्लक्स के बेस पर हमने φ1 + φ2 करके हमने फाई निकाला और फाई का मान हमने Li रख करके L1I + L2I कर लिया और I को कॉमन लेकर के L = L1 + L2 कर दिया। तो वहां पर हम दोनों कुंडलियों के बीच देख रहे थे चुंबकीय फ्लक्स जो था वो अलग अलग था, तो उस बेस पर हमने ऐड करके समतुल्य प्रेरकत्व को निकाला। यहां पर अलग अलग है धारा, पहले में I1 धारा जा रही है, दूसरे में I2 धारा जा रही है। जैसा कि आप किरचॉफ के नियम पर देखते हैं कि किसी जंक्शन पर धारा बढ़ती है, इस I1 और I2 का योग जो होता है वो I के बराबर होता है, यानी इस जंक्शन पर एक धारा I1 इस कुंडली में चलेगी और दूसरी धारा जो I2 होगी इस कुंडली में चलेगी। और समांतर क्रम संयोजन में आप जानते हैं कि हर रेजिस्टेंस, जिस तरह से हर रेजिस्टेंस के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है, उसी तरह से यहाँ पर प्रत्येक इंडक्टर के सिरों के बीच जो प्रेरित विद्युत भाग बल होगा वो एक समान होगा। यानी यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत भाग बल होगा वो dφ1 / dt और यहाँ पर dφ2 / dt। तो दोनों ही प्रेरित विद्युत भाग बल जो होंगे वो क्या होंगे? एक समान होंगे। और धारा I1 और I2 अलग अलग है, तो हम यहाँ पर जो इक्वेशन लगाएंगे, जैसे वहां पर φ1 + φ2 जोड़ करके फाई लिखे थे, यहाँ पर हम I1 + I2 जोड़ करके I लिखेंगे। तो क्या करेंगे, चूंकि समांतर क्रम संयोजन में
कुंडलियों के बीच, कुंडलियों के सिरों, कुंडलियों के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल एक समान होंगे, और यदि यह E1 एवं E2 है, E2 हो तो E1 बराबर E2, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा, साथ ही समांतर क्रम संयोजन में धारा अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। अतः किरचॉफ के नियमानुसार धारा I बराबर I1 प्लस I2, ये धारा I चल रही है, ये I1 और I2, तो I1 और I2 धारा निकल रही है और ये I धारा पहुंच रही है, तो पहुंचने वाली धारा इस बिंदु पर निकलने वाली धारा के योग के बराबर होगा। तो निकलने वाली धारा I1 प्लस I2 है और पहुंचने वाली धारा I है, तो I बराबर I1 प्लस I2 लिख देंगे। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया है, इक्वेशन 1। या चलिए इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस के सहयोग से हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, और धारा परिवर्तन का दर क्या होगा यदि dt समय अंतराल में धारा में परिवर्तन di हो, तो क्या लिखेंगे यहां से, धारा परिवर्तन का दर di अपॉन dt इक्वल टू, यहां से हो जाएगा di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt। चलिए इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं और ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रथम कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, जैसा कि फैराडे ने बताया है, क्या होगा उसको देखते हैं। क्या लिखेंगे, प्रथम कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 इक्वल टू L1 di1 अपॉन dt। तो यहां से क्या हो जाता है, E1 अपॉन L1, और यहां से हो जाता है di, या इसको यहां ले लेते हैं, इसको यहां ले आते हैं, क्या हो जाता है di2 अपॉन dt इक्वल टू E2 अपॉन L2। ये हो गया। हम माइनस चिन्ह को हटा रहे हैं, केवल परिमाण के रूप में लिख रहे हैं यहां पर, या फिर आप चाहें तो माइनस चिन्ह के साथ लिखें, ये और यहां से ये लिख सकते हैं। ठीक, इतना हो गया। और चूंकि E1 और E2 सेम है, तो सिंस इक्वेशन 1 से E1 बराबर E2, तो इसको हम E मान लेते हैं। जब E1 E2 सब बराबर है तो इसको E मान लेते हैं,
तो डी आई वन अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ई अपॉन एल वन और डी आई टू अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ई अपॉन एल टू यू। और इक्वेशन 2 में आप क्या देख रहे हैं, डी आई वन अपॉन डी टी प्लस डी आई टू अपॉन डी टी इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी। तो इक्वेशन 2 से क्या हो जाता है हमारे पास, इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू डी आई वन अपॉन डी टी प्लस डी आई टू अपॉन डी टी। क्या हो जाता है, ये मान रख दीजिए, डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए, ई भी कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एल वन, 1 अपॉन एल वन प्लस 1 अपॉन एल टू, ये हो गया। फिर वही बात, दोनों की जगह एक तो कुंडली कोई लगा दीजिए जो वही काम करे जो ये दोनों कुंडलियां काम करती हैं। तो जो एक कुंडली लगाएंगे इन दोनों कुंडलियों की समतुल्य कुंडली हो जाएगी, और उस समतुल्य कुंडली का यदि स्वप्रेरकत्व एल हो, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इस एक सिंगल कुंडली के लिए आपका हो जाएगा E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि एक ही कुंडली है तो उसमें पूरी की पूरी धारा जाएगी, डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा, और उसका स्वप्रेरकत्व एल है तो यहां पर एल लिख लेंगे। अब यहां से डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई अपॉन एल। तो डी आई अपॉन डी टी का मान यहां रख दीजिए, क्या हो जाता है माइनस ई अपॉन एल इक्वल टू माइनस ई 1 अपॉन एल वन प्लस 1 अपॉन एल टू। और यहां से ई क्या हो जाएगा, मर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाई एल इक्वल टू 1 बाई एल वन प्लस 1 बाई एल टू। और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि एल इक्वल टू एल वन एल टू बटा एल वन प्लस एल टू, इस तरह से भी लिखते हैं। तो क्या हो गया यहां से, यदि दो कुंडलियां एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़ी हैं तो, यदि दो कुंडलियां एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़ी हैं तो उनके समतुल्य स्वप्रेरकत्व का व्युत्क्रम उनके अलग अलग स्वप्रेरकत्व के व्युत्क्रम के योग के बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे कि यदि दो कुंडलियां एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़ी है, क्या लिखेंगे कि यदि दो कुंडलियां एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़ी है, समांतर क्रम में जुड़ी है, तो उनके समतुल्य प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व का व्युत्क्रम, उनके समतुल्य प्रेरकत्व का व्युत्क्रम अलग अलग प्रेरकत्व के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन में प्रेरण कुंडली का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर इन पैरेलल। उसके लिए समतुल्य प्रेरकत्व का व्युत्क्रम उनके अलग अलग प्रेरकत्व के व्युत्क्रम के योग के
बराबर होता है। तो जैसे आप रेजिस्टेंस में पढ़े हैं कि ढेर सारे प्रतिरोध हैं, वो एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध R डैश इक्वल टू लिखते हैं R अपॉन N, ये लिखते हैं। किसके केस में? प्रतिरोध के केस में, प्रतिरोध के संबंध में। तो यहाँ इसके संबंध में केवल एकदम वही वाला फार्मूला बन रहा है, वहां लिखते थे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, R इक्वल टू R1 प्लस R2 सीरीज में। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, और सीरीज में लिख रहे हैं L इक्वल टू L1 प्लस L2। तो जैसे वहां पर हमारा फार्मूला पढ़ रहा था सीरीज में R इक्वल टू N इंटू R, या R डैश समतुल्य प्रतिरोध R डैश इक्वल टू N इंटू R, और समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू समतुल्य प्रतिरोध R डैश इक्वल टू R बाई N। अगर सभी के प्रतिरोध एक समान है तो यहाँ पर यदि सभी इंडक्टर के इंडक्टेंस, सभी इंडक्टर के प्रेरकत्व एक समान है तो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उसके लिए लिखेंगे L डैश इक्वल टू L अपॉन N, L अपॉन N। तो क्या हो गया? यदि समान इंडक्टेंस के समान प्रेरकत्व के n कुंडली एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका समतुल्य इंडक्टेंस, समतुल्य प्रेरकत्व इसी एक प्रेरकत्व का 1/n गुना होगा, या L डैश इक्वल टू L बाई N होगा। तो ये हमारा समांतर क्रम में प्रेरण कुंडली के जुड़ने पर समतुल्य प्रेरकत्व का फार्मूला रहा। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों ही टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।